तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है समय की मांग। दो शिकारी थे। वो दोनों सारा दिन जंगलों में घूमते फिरते थक गए थे, तो दोनों एक पुराने तालाब के किनारे आकर आराम करने लगे। तभी उनमें से एक शिकारी पानी भरने के लिए नदी के किनारे गया, तो उसने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियां तैर रही थीं। मछलियों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने वापस आकर अपने दोस्त को बताया कि तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो दोनों बहुत खुश हुए। उन दोनों ने निश्चय किया कि कल सुबह से मछलियों को पकड़ेंगे, और दोनों ऐसा सोचकर सो गए। परंतु उसी समय कुछ मछलियों ने उन शिकारियों की बातें सुन ली, और अपना जीवन किसे प्यारा नहीं होता, मौत से कौन नहीं डरता। मछलियों को जब पता चला कि दोनों शिकारी उनकी जान के दुश्मन हैं, तो वे अपने राजा मगरमच्छ के पास गईं और उन्होंने राजा से कहा कि मौत हमारे सर पर मंडरा रही है, इसलिए हमें रातों रात इस तालाब को खाली करके किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। लेकिन मगरमच्छ ने मछलियों की बात नहीं मानी। उसने कहा कि हम अपने पूर्वजों के तालाब को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। परंतु मगरमच्छ के मंत्री केकड़े ने कहा, महाराज, मौत हमारे सामने है। यदि हमने अपना बचाव नहीं किया तो ये शिकारी कुछ ही दिनों में हमारा सारा तालाब खाली कर देंगे। परंतु राजा मगरमच्छ को तो किसी की भी बात समझ में नहीं आई। तब मंत्री ने कहा कि जिनको तालाब छोड़कर जाना है वो मेरे साथ आए, और जो तालाब छोड़कर नहीं जाना चाहते वो यहीं रहें। मंत्री की बात सुनकर सारे जलीय जीव दो दलों में बंट गए। एक दल राजा के साथ था तथा दूसरा दल मंत्री के साथ। तो मंत्री ने उसी समय कुछ बड़े बड़े कछुओं को बुलाया और उनसे सहायता मांगी, और कछुओं ने रातों रात मछलियों को अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरे तालाब में पहुंचाना शुरू कर दिया। मंत्री ने राजा से आखिरी बार पूछा कि महाराज, आप भी चलेंगे हमारे साथ? मगर वह राजा अपनी जिद से न हटा, और अगले दिन से शिकारियों ने तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते सारे तालाब की मछलियां मारी गईं, और अंत में राजा भी मारा गया। इस प्रकार राजा की जिद के कारण तालाब के सभी जलीय जीव मारे गए। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें समय के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए। और बच्चों, आज की कहानी में जो पूर्वज शब्द आया है, अगर आप उसका मतलब जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है सच्चे मित्र की पहचान। दो बड़े अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था ढोलू और दूसरे का नाम था भोलू। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों एक जंगल से होकर शहर की ओर जा रहे थे, तो जंगल में अचानक उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। वह रीछ उनकी तरफ ही आ रहा था, तो वे दोनों डरने लगे। ढोलू तुरंत भागकर पास के पेड़ पर चढ़ गया। उसे अपने मित्र भोलू की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने बोला, भाई, जान है तो जहान है, तुम भी अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ लो। भोलू भला क्या करता, उसे पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था और भागने का कोई मौका भी नहीं था। फिर अचानक भोलू को एक पुरानी सुनी सुनाई बात याद आई कि जंगली जानवर मरे हुए लोगों को नहीं खाते। इसलिए वह मुर्दे की तरह चुपचाप ज़मीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस भी रोक ली। थोड़ी देर बाद रीछ भोलू के पास आया और उसके चेहरे को सूंघा। उसे मुर्दा समझकर वहाँ से चुपचाप आगे चला गया। जब रीछ कुछ दूर आगे चला गया तो भोलू उठकर खड़ा हो गया, और ढोलू भी पेड़ से नीचे उतर आया। ढोलू ने पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तो भोलू बोला, उसने कहा कि स्वार्थी मित्रों से दूर रहो। जो मुसीबत में काम ना आए वह सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। जो मुसीबत में हमारे काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है जैसे को तैसा।
एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। उसी पेड़ पर उसका घोंसला था जिसमें उसके बच्चे रहते थे। एक दिन गिद्ध को कोई भी शिकार नहीं मिला तो उसके बच्चे भूख के कारण बिलखने लगे। गिद्ध से बच्चों का बिलखना नहीं देखा गया तो वह फिर से एक बार शिकार करने गया। अब उसकी नज़र लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी जो कि 2 दिन पहले ही पैदा हुआ था। तो गिद्ध ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे उठा लूं, मेरे बच्चे इसका नरम नरम मांस खाकर खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने उस लोमड़ी के बच्चे को उठा लिया। तभी अचानक वहाँ लोमड़ी आ गई। वह रोते रोते बोली, गिद्ध भाई मेरे बच्चों को छोड़ दो, इसने अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोली हैं। मगर गिद्ध ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसके बच्चे को उठाकर ले गया। लोमड़ी अब उसी पेड़ के नीचे जाकर गिड़गिड़ाने लगी जहाँ गिद्ध रहता था। लोमड़ी अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ाती रही परंतु गिद्ध ने एक भी बात नहीं सुनी। गिद्ध ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे भूखे हैं? अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मैं कुछ तो करूँगा ही। तू यहाँ से जा वरना तू भी मारी जाएगी। लोमड़ी को बहुत दुख हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसे पहले तो अपने बच्चे की चीखें सुनाई दे रही थीं पर अब वह भी बंद हो गई थीं। तो वह समझ गई कि अब उसका बच्चा मर चुका है। अब उसने सोचा कि इस दुष्ट गिद्ध ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है, अब मैं भी इसके बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने आसपास पड़ी सूखी लकड़ियां उठाकर उस पेड़ के नीचे रख लीं और लोमड़ी ने कहीं से आग लाकर उन लकड़ियों के ऊपर रख दी। लकड़ियां सूखी थीं तो जल्दी ही आग पकड़ गई और देखते ही देखते वो पेड़ भी आग की चपेट में आ गया। यह सब देखकर गिद्ध चिल्लाया, अरे मूर्ख लोमड़ी, ये तू क्या कर रही है? मेरे बच्चे मर जाएंगे। पर अब लोमड़ी की बारी थी। उसने गिद्ध की एक भी नहीं सुनी और धीरे धीरे पूरा पेड़ जल गया और गिद्ध के बच्चे भी जल गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी होता है। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में रामधन नाम का सेठ रहता था। रामधन सभी दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझता था। यही कारण था कि गांव के सभी बड़े छोटे लोग उसका सम्मान करते थे। परंतु कहते हैं ना कि बुरा समय बताकर नहीं आता। बुरे समय में इंसान का साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। यही हाल रामधन का था। उसके पास अब राम ही राम बचा था, धन तो सब उड़ ही गया था। तो रामधन ने कहा कि नया काम शुरू करने के लिए धन की ज़रूरत होती है जो हमारे पास नहीं है, और बिना धन के तो कुछ नहीं हो सकता। तो राधा ने तुरंत अपने गहने लाकर रामधन को दिए और कहा कि आप इन्हें गिरवी रख दीजिए और उसके बदले जो धन मिलेगा उससे आप नया कारोबार शुरू कीजिए। तो रामधन बोला, तुम तो साक्षात देवी हो, आज के युग में तुम्हारे जैसी पत्नी पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब रामधन उन गहनों को लेकर जौहरी के पास गया। गहने गिरवी रखने से उसे जो धन मिला उससे उसने अपना नया काम शुरू किया। नया काम करना आसान नहीं था परंतु रामधन के व्यवहार के कारण उसका काम चल निकला और उसने 1 वर्ष होने के पहले ही बहुत सारा धन कमा लिया। अब वह अपने गहने वापस लेने जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कहा कि तुम्हारे गहने तो चोरी हो गए। रामधन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब उसने मन ही मन उसे सबक सिखाने की ठान ली। जब रामधन वापस जा रहा था तो उसने देखा कि जौहरी का बच्चा बाहर खेल रहा था। तो उसने उसके बच्चे को उठा लिया और लाकर अपने घर के तहखाने में बंद कर दिया। जब शाम हुई तो जौहरी ने देखा कि उसका बेटा घर में कहीं नहीं दिख रहा था। तो वो बहुत चिंतित हुआ। उसने घर में बाहर सब जगह उसे देखा पर उसे उसका बच्चा नहीं मिला। नौकरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका बच्चा तो रामधन ले गया है। वह दौड़ा दौड़ा रामधन के पास पहुंचा और पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। तो रामधन ने हंसकर कहा, उसे तो बाज उठाकर ले गया। तो जौहरी ने कहा कि तुम ही मेरे बच्चे को उठाकर लाए हो, अब तुम झूठ बोल रहे हो। अब कल मैं राजा के पास जाऊंगा।
जौहरी ने राजा के पास जाकर राजा को सब हाल सुनाया। तो राजा ने तुरंत रामधन को वहाँ बुलवाया। जब रामधन आया तो उसने सारी कहानी राजा को बताई। रामधन ने कहा कि जब इतने सारे जेवरों में से सिर्फ मेरे जेवर चोर चुरा कर ले जा सकता है, तो क्या बाज इसका बच्चा चुरा कर नहीं ले जा सकता? तो रामधन बोला, महाराज अब आप ही न्याय करें कि दोषी कौन है। तो जौहरी समझ गया कि मैंने जो किया है यह उसका ही फल है। उसने रामधन से माफ़ी मांगी और उसे उसके गहने वापस दे दिए। रामधन ने भी जौहरी को उसका बच्चा वापस दे दिया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। एक बहुत धनवान सेठ था जिसका नाम था मुरली लाल। उसे अपने धन का बहुत घमंड हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने धन का प्रदर्शन किया जाए। तो उसने शहर के बड़े बड़े लोगों को दावत पर बुलाया और राजा को भी बुलाया। उसकी दावत में किसी भी गरीब आदमी को आने की इजाज़त नहीं थी, परंतु गलती से उसकी दावत में एक नौकर आकर बैठ गया जिसका नाम था नंदू। नौकर को देखते ही सेठ ने अपना डंडा उठाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। अपने अपमान के कारण उस नौकर के मन में बहुत अधिक गुस्सा था। तब तो वह अपमान का घूंट पीकर रह गया, मगर उसने अपने मन में ठान ली कि अब वह इस अपमान का बदला एक न एक दिन ज़रूर लेगा। कुछ समय बाद नंदू ने किसी तरह राजा के महल में नौकरी पा ली। उस महल में सेठ मुरली लाल भी आता जाता था। काफ़ी समय ऐसा ही चलता रहा, परंतु नंदू के मन में बदले की आग दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। राजा के महल में सेठ के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर नंदू को एक तरकीब सूझी। वह राजा के कमरे में जाकर सीधा उसके बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद जैसे ही राजा कमरे में आया तो वह नींद में बड़बड़ाने लगा कि क्या कोई धन कमा लेने से राजा बन जाता है। मुरली लाल की यह मजाल कि वह राजा का मुकाबला करे। धन आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा की बराबरी करता है, दुष्ट कहीं का। जब राजा ने नौकर के मुंह से ऐसे अपशब्द सुने तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने झट से नंदू को उठाकर पूछा कि क्या ये तू नींद में कह रहा है, क्या ये सत्य है? परंतु नंदू भी बड़ा चालाक था। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा था, आप तो सेठ जी से ही पूछ लें। तो राजा ने तुरंत सिपाहियों को भेजकर सेठ मुरली लाल को पकड़ने का आदेश दिया। राजा ने जैसे ही मुरली लाल को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे बड़े क्रोध भरे स्वर में कहा कि आज के बाद तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। परंतु सेठ मुरली लाल की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह राजा से पूछ सके कि मेरा गुनाह क्या है। इसी चिंता में सेठ मुरली लाल अपने घर आ गया। बहुत सोचने पर उसे ध्यान आया कि ये सब नंदू ने किया है। अब उसने नंदू से बदला लेने की ठानी। उसने नंदू को अपने घर बुलवाया और गले लगाकर कहा कि तुम तो मेरे पुराने सेवक हो। ज़रा सी बात पे नाराज़ होकर तुम घर से चले गए थे और मैं तुम्हें दिवाली की इनाम भी नहीं दे पाया था। इनाम पाकर नंदू की आंखें खुल गईं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। अब उसने सोचा कि मैं बेकार में ही सेठ को गलत समझता था, वह तो बड़ा अच्छा आदमी है। तो ऐसा सोचकर नंदू ने एक दिन फिर से वैसा ही किया। वह राजा के पलंग पर जाकर लेट गया और बड़बड़ाने लगा कि देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, इसने मुरली लाल को बिना बात के ही सज़ा दे दी। कैसा मूर्ख राजा है। राजा ने जब ऐसे अपशब्द सुने तो उसने नंदू को उठाकर कहा, क्या बक रहा है? तो नंदू ने कहा कि मुझे तो नींद में उल्टा सीधा बोलने की आदत है, आप मुझे माफ़ कर दें। तो अब राजा को समझ में आ गया कि नंदू ने सेठ मुरली लाल के बारे में भी झूठी कहा होगा। अब राजा को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। उसने सेठ मुरली लाल के पास जाकर उसे सारी कहानी सुनाई और सेठ से माफ़ी मांगी। फिर सेठ ने भी राजा से कहकर नंदू को बुलवाया और उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि संसार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। हमें सबसे एक समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।